नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंडिया यूके का बात करेंगे, इनका ट्रेड में क्या ग्रोथ आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। शेपिंग द वर्ल्ड और मेकिंग रूम फॉर द न्यू केमिस्ट्री, न्यू यूज ऑफ केमिस्ट्री, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है। ओके, सेंटर प्रपोजेस ग्रीन नोट फॉर एग्जेम्पशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एफ्लुएंट यूनिट, इसके ऊपर बात करेंगे। फ्रॉम वॉशिंगटन टू लंडन अ न्यू इकोनॉमिक कंसेंसस, ये बात करेंगे। रिन्यूएबल सरपासेस कोल एज अ वर्ल्ड्स लीडिंग पावर, इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आज अच्छे खासे मटेरियल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस में, देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम इंडिया यूके ट्रेड मिनिस्टर्स डिस्कस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखिए ट्यूसडे अपना वेडनेसडे को जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर कहाँ पे है, कीर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं अपने बहुत से डेलीगेट्स के साथ। बहुत से डेलीगेट्स मतलब उनके बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, पेट्रोल में ये अपने मिनिस्टर हैं, उन सब के साथ इंडिया आते हैं। लगभग 150 डेलीगेट्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग सेट दैट 125 नॉट 150 125 डेलीगेट्स। ओके, including representative from Rolls Royce, British Telecom, Diageo, the London Stock Exchange Group, जो वहाँ के स्टॉक मार्केट के चेयरमैन है, रॉल्स रॉयस के मालिक हैं। ये लोग ये अपने इंडिया अराइव करते हैं। लार्जेस्ट एवर ट्रेड मिशन, अभी इंडिया और यूके का अभी तक का लार्जेस्ट ट्रेड डील अभी साइन होने जा रहा है। ठीक है, 2 साइन हो चुके हैं अपने, क्योंकि इंडिया ने लास्ट ईयर ये अपने लास्ट मंथ समथिंग अराउंड अप्रैल में ही इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अप्रैल में के अराउंड इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। और अभी द मीटिंग साइन नेशनलाइज इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। नेक्स्ट जेटको, जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी साइन करने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा इंडिया और यूके का ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे इनका मतलब स्टार्टिंग से ट्रेड कहाँ तक पहुँचा है। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके हैज़ बीन ग्रोइंग स्टेडीली। ठीक है, अच्छी खासी ग्रो कर रही है। 20 to 25 एनुअली, मतलब इंडिया और यूके के बीच में ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। इंडिया कभी 29 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, कभी 21 बिलियन इंपोर्ट करता है। ओके, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है यूके को? फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज आप जानते हैं इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में नंबर 1 पे आता है। जो दवाइयाँ होती है, जो जेनरिक मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन होती है? जेनरिक मेडिसिन इंडिया बहुत बनाता है। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? वो मेडिसिन जिनके पेटेंट्स खत्म हो जाते हैं। ओके, पेटेंट्स खत्म हो जाते हैं, फिर उनका पेटेंट का स्टडी करके इंडिया जो मेडिसिन बनाती है उसको, अगर आप ओरिजिनल वाला मेडिसिन लेने जाओगे तो आपको समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ पड़ेगा। ओके, और वही आप अगर जेनरिक मेडिसिन लेने जाओ तो वही आपको 70 रुपीज़ पड़ेगा, समथिंग अराउंड। अब देखो डिफरेंस कितना है। बाकी इफेक्ट एक ही करेगा। ओके, इफेक्ट मतलब दोनों का एक बराबर ही है। ओके, इफेक्ट दोनों का एक बराबर ही है। ओके, तो क्या करता है नेक्स्ट? जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये इंडिया यूएसए को भी करता है। ओके, जेम्स एंड ज्वेलरी यूएसए, एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी कैमरा टेढ़ा हो गया था। नेक्स्ट, ओके, टेक्सटाइल करता है। ओके, टेक्सटाइल में भी टेक्सटाइल अपैरल्स हम यूके को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आईटी सर्विस भी हम करते हैं, जो इंडिया में बीपीओस वगैरह है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये है, ये भी इंडिया में आईटी सर्विस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, मशीनरी गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। और इससे क्या इंपोर्ट करते हैं? प्रीशियस मेटल। ठीक है,
मशीनरी हम भी इंपोर्ट करते हैं और बेचते भी हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल्स एंड स्पिरिट्स, स्पेशली स्कॉच विस्की। स्कॉच विस्की, हाँ विस्की हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड से अभी आगे मैप में देखेंगे स्कॉटलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारा कहाँ पे है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारे 2021 में विजन डीपन कोऑपरेशन इन ट्रेड में हम ये कर रहे हैं, डिफेंस, हेल्थ, क्लाइमेट एंड पीपल टू पीपल टाइज। यहाँ पे हम अच्छी खासी कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं यूके के साथ, ओके। नेक्स्ट, फोकस एरिया इंक्लूड ग्रीन एनर्जी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी, और जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ये भी हो गया। इस पे भी हम अच्छी खासी यूके के साथ ट्रेड साइन करते हैं, ओके। एक्सक्यूज मी, फिर से कैमरा खराब। तो हम यहाँ पे कहाँ, फोकस एरिया इंक्लूड्स ग्रीन एनर्जी, जैसे मैंने वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया था? 2015 में आया था। वहाँ पे फ्रांस और इंडिया ने मिलकर स्टार्ट किया था, फिर इसमें ग्रीन एनर्जी के नाम पे यूके ने भी ज्वाइन किया, ओके। डिजिटल इनोवेशन में हम, ओके, और क्लाइमेट चेंज में तो है ही, ओके, क्लाइमेट चेंज में है ही। नेक्स्ट, इंडिया और यूके का ट्रेड देख लेते हैं, ओके। मेजर एक्सपोर्ट आईटी सर्विस, टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं? मशीनरी, स्पिरिट्स, मेटल्स, ओके। मेटल्स में हम यूके से मेटल्स में बेसिकली जो कि निकल वगैरह रहता है ना, वो जो ये एडवांस लेवल पे आता है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, ओके, मेटल्स में। ट्रेड वैल्यू कितना है? 25 बिलियन, 21 बिलियन। जैसे कि बताया था, इनका ट्रेड मेजरली यहीं तक रहता है, 20-25 बिलियन के बीच में ही है, ओके। टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, यूएसए में, यूके में भी इनके ब्रांचेस हैं, ओके। बीपी, यूनिलीवर, वोडाफोन, ये यूके का ब्रांड्स है। वोडाफोन जो है वो यूके का ब्रांड है, ओके। यूनिलीवर, आपने यूनिलीवर के डाइवर्स बिजनेस देखे होंगे, यूनिलीवर के इंडिया में डाइवर्स बिजनेसेस देखे होंगे, सोप, साबुन वगैरह ये सब यूनिलीवर बेचता है। बीपी, टेक, एजुकेशन, ग्रीन एनर्जी, फोकस एरिया नेक्स्ट टाइम से करने वाला। और ये दोनों, ये रहा कि एफटीए, देखिए सेटा और जेटको साइन किए हुए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, चैलेंजेस इन द टाइज विद द यूके, द मोदी स्टारमर मीट, फोकस ऑन टेक ट्रेड इज एक्सेप्टेड टू बूस्ट टाइज विद द टाइम्स इन यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पे, ये भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए। ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल, अपैरल्स, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएसए ने इसके ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो इंडिया को डाइवर्स सोर्स ऑफ मार्केट देखना ही पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, ये रहा यूके का मैप। आपको यूके का मैप को थोड़ा बेसिक समझा देते हैं, ओके। ये है यूके। अभी आप कंफ्यूज हैं कि यूके क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, ओके। तीनों अलग अलग चीज़ है। ये टोटल आता है ब्रिटिश इसेल्स बोले तो आइलैंड्स, ओके। ये टोटल, इसमें आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये अपना यूके का। और यूके कौन सा आता है? ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये आता है यूके, ये यूके आता है। इसमें क्या क्या आता है? नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, क्योंकि इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये सब किंगडम्स है। स्कॉटलैंड, यहाँ के अलग अलग एम्परर्स ये माने जाते हैं, ओके। और इनका यूके का ही, और जो मैंने बोला ना स्पिरिट्स, हम स्कॉटलैंड से मंगवाते हैं। और ये है इंग्लैंड, ठीक है। और ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य माना जाता है इसको, ओके। और ये है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ओके। और ये है अपना वही यूनाइटेड किंगडम। अलग अलग किंगडम है, नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, आपको पता है? प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्होंने पिंक सिटी नाम दिया, वो यहीं के थे, वेल्स, ठीक है, वो बंदा यहीं का था, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट, अभी जो नोबेल प्राइज मिला है, तो उसके ऊपर बात करेंगे, शेपिंग द वर्ल्ड,
कि नोबेल प्राइज बेसिकली मिला है तो क्या काम करने वाला है। ओके, क्या काम करने वाला है नोबेल प्राइज? मेकिंग रूम फॉर द न्यू यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। मेटल्स क्या काम करने वाला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो भी नोबेल प्राइज मिला है वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला है। अब ये क्या काम करता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सुसुमा किटागावा 83 कहाँ से है? जापान से है, सुसुमा किटागावा। ओके, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से, ओमार यागी यूएसए से। इन तीनों ने मिलकर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे काम किया है। और इसके यूजेस आप देखिए क्या है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री ओमार एम यागी, सुसुमा किटागावा जापान से, रिचर्ड रॉबसन, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में इन्होंने खोज किया, उसी के बेस पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, अ न्यू काइंड ऑफ मटेरियल मेड फ्रॉम मेटल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके, दैट कैन ट्रैप, स्टोर and filter other substances using their tiny internal space। क्योंकि देखिए अभी जो खोज हुआ है, पहले मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस नहीं होता था, अभी उन्होंने स्पेस ढूंढ लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इमेज दिखाऊं तो उन्होंने अभी स्पेस ढूंढ लिया है जो मॉलिक्यूल्स होता है। तो इन मॉलिक्यूल जो स्पेस है यहाँ पे कैसे स्टोर किया जाएगा उसके ऊपर बात किया जा रहा है। ओके, स्टोर, फिल्टर सब्सटेंसेस यूजिंग देयर टाइनी इंटरनल स्पेस, यही इंटरनल स्पेस की बात की जा रही है। यही जो इंटरनल स्पेस है ना, इसकी बात की जा रही है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर। इसी के इनको नोबेल प्राइज मिला है। ओके, तो दिस मटेरियल कैन हेल्प विद कार्बन कैप्चर, जो पोल्यूशंस वगैरह है कार्बन कैप्चर में हेल्प करेंगे। ओके, ट्रैपिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो अभी का जो नोबेल प्राइज मिला है ये एक तरह से विन विन सिचुएशन वाला है। एक तरह से बोल सकते हैं ग्रेट डिस्कवरी है, एक तरह से इसको एक ग्रेट डिस्कवरी माना जाता है क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, ठीक है। वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एयर, फॉर एग्जाम्पल आप डेजर्ट में घूमने गए, थार डेजर्ट में पानी की कमी है, मॉइस्चराइज भी बहुत कम है, लेकिन कहीं पे अगर छोटे लेवल पे भी मॉइस्चर अगर हवा में नमी रहेगी वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एयर। ओके, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है, क्या क्या खोज सकते हैं, ये चारों देख सकते हो आप। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। द स्टोरी बिगिन विद रिचर्ड रॉबसन। ओके, मोड ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग वुड एंड मेटल रॉड्स से इन्होंने, रिचर्ड रॉबसन ने ये मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। He noticed that holes, empty spaces between parts of models match just as much as the parts themselves. He wondered, could these empty spaces be controlled, create new materials? जो ये empty space की इसी की बात हो रही है, इस empty space की बात हो रही है, देख रहे हैं, ये है empty space। Early discovery. Robson, other scientists, Susumu Kitagawa created material made from metals and organic molecules. मेटल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिला के नेचुरल फॉर्म क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क बनाया। नेचुरली फॉर्म क्रिस्टलाइन फ्रेमवर्क। 3D नेट मेनी टाइनी होल्स एंड स्पेसेस। जो टाइनी होल्स मैंने आपको बताया, टाइनी होल्स, ये वाला टाइनी होल्स। व्हाट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क? यहाँ पे है क्या? मेटल ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन। In metal organic framework, you can engineer empty spaces inside, deciding how big the holes, what can fit inside, and how molecules move through them. Okay, ये आपको words दिख रहे हैं ना? Words clearly दिख रहे हैं? Okay, then no problem. What is important? MOF can capture CO2, जैसा मैंने बोला, pollution capture कर सकता है from atmosphere, helping climate change.
दे कैन फिल्टर पोल्यूटेंट्स, एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ड्राई एयर। थार डेजर्ट में आप, थार डेजर्ट, ओके। दे कैन स्टोर फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, सेफ्टी, एफिशिएंसी, स्टोर फ्यूल्स, नोबेल प्राइज मिला है इसी के लिए। अब देखते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इज अ क्रिस्टलाइन नेटवर्क मेड बाय लिंकिंग मेटल बेस्ड नॉड्स, मेटल बेस्ड नॉड, सिंगल आयंस मेटल क्लस्टर, ऑर्गेनिक लिंकर्स, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। द रिजल्ट इज अ रिजिड लैटिस विद द रेगुलरिटी रिपीटिंग cavities and channels. How they built? Core concept: metal nodes, secondary building units, metal ions and polynuclear. ये बेसिकली मेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा, तब लिखना है। प्रीलिम्स में इसका कोई संबंध नहीं है। प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे आया, तो इसका यूज किस में है, जैसे कि हमने बता दिया पोल्यूशन कंट्रोल, कार्बन कैप्चर, ये हो गया प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ओके। टोपोलॉजी बाय चूजिंग नोड ज्योमेट्री, लिंकर। Why the Nobel Prize important? Design prediction, real world application, demonstrate use. Carbon dioxide capture, separation, storing gases such as hydrogen, harvesting water from desert air, removing pollutants. थोड़ा मैंने और रिसर्च किया इसके ऊपर, तो ये सब भी आप लिख सकते हो। क्या TRIO is being recognized for the work developing metal organic framework. Metal organic framework, crystalline material formed combining metal ions with the organic molecules to create highly porous structure. Highly porous structure. Macroscopic framework capable of trapping, storing, manipulating gases, molecules, offering significant potential at risk global. ये तो बेसिकली इसका वही है जो मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया कि कहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ओके। इंपॉर्टेंस कहाँ पे, क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसका महत्व क्या है, जो भी फाइंडिंग्स हुए हैं नोबेल प्राइज में, इसका महत्व क्या है। अलाउ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ देयर स्मॉल कैविटीज, जो स्मॉल गैप्स थे ना उससे। रिमार्केबल प्रॉपर्टी एनेबल्स metal organic framework to perform a variety of functions including capturing greenhouse gas, purifying water, water purify करना मतलब pollution control में काम दे रहा है, catalyzing chemical reaction and storing hydrogen fuel, ये energy generation में भी काम करेगा, ओके। एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे बात हुई, ओके। सो नेक्स्ट, म्यांमार मिलिट्री स्ट्राइक विलेज किल्स एटलीस्ट 24, इंजर्स 50। म्यांमार में एक जगह है, ठीक है। अब आर्टिकल को उतना डिस्कस मत करिए, समरी क्या है वो देखिए। म्यांमार में एक जगह है, कहाँ गया जगह, सैगिंग, सैगिंग जगह है, ओके। इंपोर्ट म्यांमार 30 रेसिडेंट विलेजर्स, सैगिंग में है, हाँ। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग थे, लोकल लोग अपना बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन कर रहे, बुद्धिस्ट कल्चर उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अब पता नहीं, अभी इसके ऊपर फाइंडिंग्स होगा क्या कारण थे, कारण वगैरह यहाँ पे पूछा जाएगा। लेट अटैक मंडे शुड सर्व एज अ ग्रिसम वेक अप कॉल सिविलियंस, म्यांमार नीड अर्जेंट प्रोटेक्शन। द ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल statement, more than 100 people from Bonn to and nearby villages had gathered at primary school compound। अब क्यों अटैक किया, इसके ऊपर कारण अभी खोजा जाएगा, जांच पड़ताल होगी, ठीक है। इस वाले रीजन में, सैगिंग वाले रीजन में अटैक किया है। अब देखिए यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि म्यांमार में, जब म्यांमार में फरवरी 2021 में जब तख्ता पलट हुआ था, जब यहाँ पे मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया था, उस समय यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि काचिन, काचिन कहाँ पे आता है, तो काचिन जो रीजन है, काचिन रीजन म्यांमार में रीजन है। उसी तरह से शान प्लेट्यू, मंडले, चीन, मागवे, रखाइन, रखाइन से ये याद आते हैं जो आपके रखाइन के रोहिंग्यास, रोहिंग्यास जो अपने इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स है, रोहिंग्यास ये कहाँ से है, ये रखाइन से ही आते हैं। ये इमिग्रेंट्स है अपने इंडिया में, मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स जो दिल्ली में आपको बहुत मिल जाएंगे, ओके। तो ये सब रीजन पूछा जाता है यूपीएससी में। ये आरावाड़ी रिवर है, ये आरावाड़ी रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यांमार इन अ सिविल वॉर जो बता रहा है 2021 में, क्या नाम था,
यांग सान सूकी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मिलिट्री ने हटा के मिलिट्री ने कू कर दिया, मतलब मिलिट्री ने वहाँ का पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया। ओके, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे अटैक हुआ है, मंडे नाइट को अटैक हुआ है, इसके ऊपर जांच पड़ताल अभी चलेगा। पैराग्लाइडिंग से अटैक हुआ है, सोच रहे हैं। और क्या कहाँ पे अटैक हुआ है? सैगिंग वाले रीजन में। बुद्धिस्ट लोग, आप जानते हो बुद्धिस्ट लोग तो कभी टेररिज्म वगैरह बात नहीं करते या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बातें नहीं करते, उनका काम रहता है शांति मन ये सब में। तो फिर अटैक किया क्यों? Prisoners including CUK and a member of local resident who group attended the event। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, जांच पड़ताल होगा क्यों किया, गवर्नमेंट से पूछा जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट वहाँ पे अभी है नहीं, ठीक है, मिलिट्री से पूछा जाएगा। तो ये है अपने म्यांमार का मैप, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये है रखाइन, यहाँ से रोहिंग्यास आए हैं, ठीक है, यहाँ से रोहिंग्यास आए हैं अपने इंडिया में इमिग्रेंट्स। ये काचिन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है। शान प्लेट्यू, ये इरावाडी रिवर। ओके, तो ये म्यांमार का हो गया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। देखिए, म्यांमार फेस्टिवल बॉम्ब, वो लोग फेस्टिवल मना रहे थे 24 डेट, और मोस्टली क्या थे? बुद्धिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट अनवील। अभी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नवी मुंबई में एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है। तो ये उसका कुछ डिज़ाइन है। अब इसमें क्या है मैं ये बताने वाला, क्योंकि ये सब नहीं पूछता। यूपीएससी ये पूछेगा कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है या ब्राउन फील्ड, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, Which of the above been constructed as a greenfield project? तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1 और 2 है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर यूपीएससी पूछे और वहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट डाल दे, तो ये भी क्या है? ये भी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ये भी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, सपोज जस्ट इमेजिन, टेक एग्जांपल, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट को कुछ बनाना है। अब वो आइडिया पुराना है या नया है? अगर कोई पुराना पॉलिसी है, ठीक है, या स्कीम है, पुराना पॉलिसी या स्कीम है, या पुराना एयरपोर्ट है उसको रीडेवलप करना है, तो वो ब्राउन फील्ड की कैटेगरी में आएगा। अगर न्यू है, पूरा न्यू पॉलिसी है, ओके, न्यू पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करेगा, ठीक है, जहाँ पे कोल वगैरह ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है ये बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। न्यू पॉलिसी, न्यू प्रोजेक्ट रहेगा। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है स्कीम या पॉलिसी है, उसमें पैसे डाल रही है, वो ब्राउन फील्ड में आएगा। न्यू पॉलिसी, न्यू स्कीम है तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आ जाएगा। ओके, जहाँ पे ये सब पे ध्यान दिया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस गैसेस पे ध्यान दिया जाएगा। ये मैं अब ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के लिए, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ओके, ये बस ये इम्पोर्टेंट था, ये 2024 का PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर प्रपोजेस ग्रीन नॉड एग्जेम्पशन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ खाली इंपॉर्टेंट याद रखिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए, कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, ओके, अगर उस प्रोजेक्ट में कोई भी डिजास्टर रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा उसका पहले, कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में क्या कंसर्न पैदा कर सकती है, क्या चैलेंजेस कर सकती है, क्या ये भूकंप ला सकती है, क्या वहाँ का जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको चैलेंज कर सकती है। अगर ऐसा रहा तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसको, उस जो है प्रोजेक्ट है उसको मान्यता नहीं देगी, ठीक है, नोटिफिकेशन 2006 के तहत। ओके, तो यहाँ पे बस यही बताया कि जो भी, देखिए, प्रपोज टू एग्जेम्प्ट कॉमन
कॉमन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, CMSWM ये हो गया। और दूसरा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये दोनों को अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट लगा रही तो वो इन दोनों को एक्सेप्ट कर सकती है, और अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन दोनों को जांच करने में बहुत समय लेती है। ऑफ कोर्स इनको जांच करने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट में डिले होता है। प्रोजेक्ट में डिले होता है, और इसका उस लेवल का महत्व नहीं है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी को डैमेज है ये सब। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन दोनों को बोला है कि अगर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में इन दोनों का असेसमेंट नहीं भी हुआ तो भी प्रोजेक्ट आगे काम चला जा सकता है। ओके, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। हाउ एक्यूरेट द क्लाइमेट मॉडल, एक्यूरेट आर क्लाइमेट मॉडल्स। जो भी इंडिया या फिर ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट मॉडल्स हैं, क्लाइमेट को टैकल करने का जो भी मॉडल्स है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ओके, एनर्जी वाटर काउंसिल, एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर हो गया, काउंसिल एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट और क्या, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, और क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, और भी अलग अलग जो भी कोप हो गया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो गया। ये कितने अच्छे से काम करते हैं या काम नहीं भी करते वो बताया। फिजिकल प्रोसेस मॉडल, एडवेक्शन, एटमॉस्फेयर, स्नो, मोमेंटम, हीट, वाटर, सी आइस। अब इसको देखते हैं थोड़ा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में बोलता है व्हाट इज क्लाइमेट मॉडल। इस आर्टिकल में जो भी मैंने ये किया, हाउ डू क्लाइमेट मॉडल वर्क, व्हाट आर क्लाइमेट मॉडल्स, क्लाइमेट मॉडल्स है क्या, उसके ऊपर बात किया गया है कि व्हाट इज क्लाइमेट मॉडल। क्लाइमेट मॉडल इज अ कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिकल सिमुलेशन। A climate model is a computer-based mathematical simulation of the Earth climate system. It uses physics, chemistry, biology. ये सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। It uses physics, chemistry, biology, designated to stimulate. ठीक है, मैंने भाई इसको अलग से लिखा हुआ है। Principles, equations representing interactions, atmosphere, ocean, land, surface and ice. ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जब इंटरैक्शंस होते हैं, इंटरैक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशन, सरफेस, आइस, गोल टू स्टडी हाउ क्लाइमेट चेंजेस ओवर टाइम अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये है क्लाइमेट मॉडल कि व्हाट इज क्लाइमेट मॉडल, क्लाइमेट को स्टडी कैसे करना है ये बताया गया है। नेक्स्ट में ये बताता है हाउ क्लाइमेट मॉडल वर्क्स। द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ग्रिड्स, 3D section, atmosphere, land and ocean. Each grid cell is governed by the equations that simulate temperature, humidity, wind speed, radiation and ocean currents. Okay, next, interaction between grids are computed to simulated global climate behavior, temperature, sea level, frequency of extreme event, drought, floods, heat waves. ये सबको कंबाइन करके जो भी क्लाइमेट मॉडल है, इसी को स्पेसिफिकली ट्रम्प बता रहा है कि क्या ये मॉडल काम कर रहा है। ट्रम्प बोल रहा है क्या ये मॉडल काम कर रहा है। अब मॉडल टाइप कैसे थे, मतलब क्लाइमेट को टैकल करने के लिए पहले कैसे कैसे यूज़ किया जाता था। पहले मतलब कौन कौन से मॉडल थे। अर्ली मॉडल्स क्या था, एनर्जी बैलेंस मॉडल, focused on balance of between incoming solar energy and outgoing solar energy। जो आता है इनकमिंग सोलर एनर्जी, ये किस में आता है, ये शॉर्ट वेव्स में आता है, और जाता कैसे है, लॉन्ग वेव्स में जाता है। फॉर एग्जांपल ये सूरज है और ये अपना एनवायरनमेंट है, पृथ्वी है। ठीक है, एनवायरनमेंट है, पृथ्वी है। अब यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन आता है, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस
आता है। ओके, यहाँ पे सोलर रेडिएशन आता है। ये कैसे आता है? ये आता है शॉर्ट वेव में, शॉर्ट वेव्स में आता है और जाता है कैसे? जाता है लॉन्ग वेव्स में। ठीक है, ये जाता है लॉन्ग वेव्स में। अब लॉन्ग वेव्स में जाने के कारण ये बहुत से जो अपना क्लाउड्स वगैरह होते हैं ना, क्लाउड्स इनमें स्टक होता है अपना जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर इनमें ये कैप्चर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ता है पृथ्वी पे। ठीक है, तो इसी को डिस्कस किया गया है कि पहले कैसे स्टडी करते थे। पहले सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सन रेज, सोलर इंसोलेशन को स्टडी करते थे। नेक्स्ट रेडिएटिव कनेक्टिव मॉडल्स, नेक्स्ट हम इसको एडेड वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये अभी जो मॉडर्न मॉडल चल रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, 3D मॉडल सिमुलेटिंग फुल इंटरैक्शन ऑफ एयर, वाटर, लैंड, मोस्ट एडवांस फॉर यूज टुडे। अभी सबसे जो एडवांस है, ताकि एनवायरनमेंट में गर्मी कहाँ से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, ये सब को स्टडी कंबाइन करके स्टडी करता है, जो अभी का लेटेस्ट मॉडल है। ओके, सो ये वाला आर्टिकल ऐसा है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट मॉडल, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल सिमुलेट क्लाइमेट फॉर द एंटायर अर्थ, यूज फॉर लॉन्ग टर्म ग्लोबल ट्रेंड। एग्जाम्पल IPCC। जो IPCC, देखिए IPCC कोई बॉडी नहीं है, IPCC कोई बॉडी नहीं है, कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है। ये ग्रुप ऑफ 50 साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ 50 साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ 50 साइंटिस्ट ये क्या करते हैं? क्लाइमेट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्लाइमेट बिहेवियर को स्टडी करते हैं और ये अपना असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं, ये अपना असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं। ओके, और ये हर 4 साल में आता है असेसमेंट रिपोर्ट। तो असेसमेंट रिपोर्ट को स्टडी करता है। अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट चल रहा है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट चल रहा है। और इसी असेसमेंट रिपोर्ट के बेस पे, जब फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आया था, उसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट के बेस पे जो रियो अर्थ समिट रखा गया था, रियो अर्थ समिट रखा गया था, तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट में बताया था ये कि रियो की ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है। तो उसी के बेस पे रियो अर्थ समिट रखा। रियो अर्थ समिट में फिर जो आउटकम्स आए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह आया। ओके, तो ये सब अपना रियो अर्थ समिट। तो IPCC का काम क्या था? IPCC ग्रुप ऑफ 50 साइंटिस्ट ये क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं, क्लाइमेट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके बेस पे असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं। उस असेसमेंट रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद हम समिट्स वगैरह रखते हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाए। ओके, ये हो गया रीजनल क्लाइमेट मॉडल। इंडियन मानसून, फोकस ऑन स्मॉलर रीजन। इंडियन मानसून प्रोवाइड लोकलाइज्ड प्रेडिक्शन, रेनफॉल इन इंडिया, ड्रॉट रिस्क, ये लोकल लेवल पे होता है। ओके, नेक्स्ट रिन्यूएबल सरपासेस कोल एज वर्ल्ड्स पावर सोर्स, मैनी पॉजिटिव सम आर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखते हैं, इस आर्टिकल्स को मैंने समराइज कर दिया है इसमें। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट क्या बोलता है। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक, रिपोर्ट सोर्स ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक 2025 का है। ओके, यहाँ पे जो भी है इस आर्टिकल में वो मैंने पूरा ये यहाँ पे बता दिया। ग्लोबल UK बेस्ड एनर्जी थिंक टैंक एम्बलर, ये UK का कंपनी है। ओके, ग्लोबल सोलर जनरेशन 2131 टेरावाट्स, ठीक है, इक्वल टू एंटायर इलेक्ट्रिक डिमांड ऑफ इंडिया। पैरामीटर बताता है कि इतना ग्लोबल सोलर एनर्जी जनरेट हुआ है, इतना ग्लोबल सोलर एनर्जी जनरेट होने ये हुआ है जो इंडिया का एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, इंडिया का एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। 2020 में सोलर जनरेशन कितना हुआ था? 855। 2022 जनरेशन 133 टेरावाट, कुड हैव पावर्ड ऑल रशिया, कुड हैव पावर्ड ब्राज़ील, लेकिन इंडिया का कितना डिमांड है? 2131, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन तो आप जानते हो 150 करोड़। कार्बन एमिशन अवॉइडेड बाय सोलर इक्विवेलेंट टू एंटायर US पावर सेक्टर।
शेयर इन द ग्लोबल पावर रिन्यूएबल्स 34, कोल 13। मतलब अभी ग्लोबल पावर में जो रिन्यूएबल्स एनर्जी है इसका 34 है, 33, और इसी का ये है रिन्यूएबल सरपासेस कोल। मतलब अब जो एनर्जी जनरेशन हो रहा है इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड में, एनर्जी जनरेशन जो हो रहा है सोलर एनर्जी और जो भी विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, इनसे अब ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रहा है। ओके, जो रिन्यूएबल एनर्जी अब ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इसी में वही बताया गया जनरेशन फ्रॉम सोलार, ये सोलार से जनरेट हो रहा है। अवॉइड एमिशंस 2022 कुड हैव पावर्ड ऑल रशिया। 2022 में जितना जनरेट हुआ था, 2022 में जितना जनरेट हुआ था ये पूरे रशिया को पावर कर सकता था, ये पूरे ब्राज़ील को पावर कर सकता था, ठीक है। और कुड हैव पावर ऑल ऑफ इंडिया 2131 टेराहर्ट्ज़। ओके, इतना जनरेट हुआ। और ये डेटा का है, अवॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स का है, मतलब ये जो है यूके बेस्ड एनर्जी थिंक टैंक का है। अवॉइडेंस एमिशन इक्विवेलेंट टू यूनाइटेड स्टेट 2024, अवॉइडेड एमिशंस इक्विवेलेंट टू यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जितना एमिशन है तो उसको हटा के, उसको छोड़ के पूरा मैपिंग किया गया है। ओके, तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से कंट्रीज ने रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो इंडिया इसमें आता है, ऑफ कोर्स इंडिया 5.6%। यूएस अकेला, क्योंकि यूएस में बायोमास एनर्जी बहुत हाई लेवल पे प्रोड्यूस होता है। कौन सा? बायो एनर्जी। और बायो एनर्जी भी एक तरह से क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएसए मेज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मेज, कौन जो है ना, कौन, मकई, सबसे बड़ा दुनिया भर का 50% यूएस, तो इसी से ये बायो एनर्जी बनाता है, इथेनॉल, ठीक है। तो उसी का ये बताया मेजर कंट्रीब्यूटर यूएस सबसे ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन टोटल 32 कंट्रीज है यूरोप के, 32 या 28 है शायद से अभी। ओके, तो ये टोटल 12%, इंडिया 5.6%, ब्राज़ील 3.2%। ब्राज़ील मेजरली इथेनॉल से बनाता है रिन्यूएबल एनर्जी, इथेनॉल, वो भी शुगर केन से। ओके, शेयर इन द ग्लोबल सोलर एनर्जी इतना है। इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 485 गीगावाट, इतना इंस्टॉल्ड है रिन्यूएबल कैपेसिटी। ओके, इंक्लूड सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बायोगैस। अभी सोलर एनर्जी जो है 107 गीगावाट है, 107 गीगावाट है, जिसमें से भाडला जो राजस्थान का है सबसे बड़ा है। ओके, इंडिया हाइड्रो कैपेसिटी 46 गीगावाट। फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इन इंडिया, फॉसिल फ्यूल मतलब जो कोल वगैरह से बनाते हैं, ठीक है, कोल से, पेट्रोलियम से, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कितना है, 243 गीगावाट, अप्रॉक्स 49%। तो आप देख रहे हो ये ज़्यादा क्या है, इंडिया इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से अब ज़्यादा 50.1% हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट भी है इंडिया 40% नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030, लेकिन 40% को ब्रीच करके हम 50.1% पे आ गए। ऑलरेडी अचीव अर्ली, ठीक है, ऑलरेडी मतलब लास्ट ईयर हमने 43% आए थे और अभी तो हमने इसको ओवर पावर भी कर दिया, अभी हमने 50% से भी ज़्यादा अचीव कर लिया। नेक्स्ट अगर देखें तो मेजर ग्लोबल ट्रेंड, सोलर एनर्जी सर्च, सोलर जनरेशन ग्लोबली ग्रू 62% ईयर ऑन ईयर 2025 में। ओके, नेक्स्ट, नाउ कैपेबल ऑफ पावरिंग लार्ज इकोनॉमीज, इंडिया लेवल डिमांड। अब सोलर एनर्जी बहुत हाई लेवल का जो कंट्रीज है उनको एनर्जी जनरेशन के लिए मतलब ये हो गया कोल डिक्लाइन, कोल का भी कंजम ये हो गया, डिक्लाइन हो रहा है। ओके, 33% आ रिकॉर्ड लो। इन चाइना इंडिया कोल यूज फेल अर्ली 20 ड्यू टू मोर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। अभी जो कोल का कंजम्पशन है वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? अभी इंडिया ये सब बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी ये सब जनरेट कर रहे हैं और इसका आउटकम क्या है, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी जो है ना, इसके तहत, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम। ओके, फॉसिल फ्यूल जनरेशन डिक्लाइन, चाइना इंडिया फॉसिल फ्यूल जनरेशन डिक्रीज्ड, मतलब अब हम पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल से कम एनर्जी निकालते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी हम ज़्यादा निकालते हैं।
ओके। यूएस फॉसिल फ्यूल यूज इंक्रीज्ड स्लाइटली एज क्लीन एनर्जी कुडंट मीट द डिमांड। लेकिन यूएसए में उल्टा हो रहा है, यूएसए में कोल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है एनर्जी जनरेशन के लिए, पेट्रोलियम का ज़्यादा ये हो रहा है। वहाँ के पेट्रोलियम को वेस्ट टेक्सास बोला जाता है। कहाँ के? जो यूएस का पेट्रोलियम है ना, उसको वेस्ट टेक्सास बोला जाता है, वेस्ट टेक्सास। ओके। यूरोपियन यूनियन फॉसिल फ्यूल जनरेशन फेल शार्पली। यूरोपियन यूनियन भी अब इस पे रिन्यूएबल एनर्जी पे यूज़ कर रहा है। और स्पेसिफिकली फ्रांस का आप नाम याद रख सकते हो, फ्रांस। ओके। इसका 90% से भी ऊपर जो एनर्जी जनरेशन है वो न्यूक्लियर एनर्जी और अदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होता है। एमिशन इम्पैक्ट, ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशन स्लिप्ड फर्स्ट हाफ 2025। अवॉइडेड एमिशन इतना इक्वल टू टोटल यूएस पावर सेक्टर एमिशन। ओके। नेक्स्ट, इंडिया स्पेसिफिक स्लैग नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कितना? 50% हो गया है अप्रॉक्स। रिन्यूएबल कैपेसिटी सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एक्सपैंडेड स्टडीली। कोल जनरेशन डिक्लाइन बट डिस्क्राइब एज टेम्पररी ड्यू टू फ्यूचर डिमांड ऑफ स्पाइक्स। फ्यूचर में हो सकता है इंडिया में कोल डिमांड बढ़ जाए, गर्मी आएगी जब तो और कोल डिमांड, क्योंकि उस समय एनर्जी का नीड बढ़ जाता है। ओके। हर जगह पे घर पे एसी वगैरह चलता है इसलिए। नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत यहाँ पे सोलर पैनल जो होते हैं ना वो बनाने में मतलब इंडिया अपने पॉलिसीज बढ़ा रहा है। ओके। तो ये था आज का आर्टिकल्स। तो धन्यवाद दोस्तों आज के इंडियन एक्सप्रेस के लिए। ओके। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।